स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर किया था। आज ही उसी का इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सब्जेक्ट का नाम लेके जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट का नाम है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं और ये है हमारे पास पार्ट सेकंड, ठीक है। सेकंड पार्ट है किसका? इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। जो टॉपिक है वो है हमारे पास टॉपिक नंबर 1, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना क्यों आवश्यक हो जाता है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए? क्योंकि हम लोग जब किसी मशीन या किसी फ्रेम या किसी स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, तो हम लोग तैयार करने से पहले एक मेटल हम लोग चयन करते हैं। एक मेटल क्यों चयन करते हैं? क्योंकि उसको मशीन को बनाने में वही मेटल हमारी पूर्ण रूप से सहायता करता है, इसलिए हम एक मेटल का चयन करते हैं। उस मेटल को बेहतर बनाने के लिए हम उसके ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल के हम लोग तरह तरह से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे बी ई डी पी एच, यानी एफ पी एच एम स्क्वायर टी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारे आ जाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आपको बार बार याद आता रहेगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इतने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स क्या होती है? वो होती है ये। हम लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म बना रहे हैं, तो बी से हो जाएगा हमारे पास ब्रिटलनेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रिटलनेस पढ़ेंगे। ई से पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिसिटी, ठीक है। डी से पढ़ेंगे हम लोग डक्टिलिटी, ठीक है। डी से पढ़ेंगे डक्टिलिटी। एफ से पढ़ेंगे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और हम लोग पी से पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिसिटी, ठीक है। और एस से पढ़ेंगे हम लोग हार्डनेस, ठीक है। हम लोग हार्डनेस पढ़ेंगे। और बाकी बच्चे हुई यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। एम से पढ़ेंगे हम लोग मैनेबिलिटी, पढ़ेंगे। और एम से पढ़ेंगे हम लोग मशीनेबिलिटी, ठीक है। और टी से पढ़ेंगे हम लोग टफनेस, ठीक है। और टी से पढ़ेंगे टफनेस, और टी से पढ़ेंगे हम लोग टेनासिटी, ठीक है। टेनासिटी पढ़ेंगे हम लोग। और एस से पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे आ जाता है एस की जगह एस स्क्वायर, ठीक है। और एस से पढ़ेंगे हम लोग स्टीफनेस,
ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हम लोग चीजें पढ़ेंगे, यानी हम लोग जानेंगे बिटरनेस किसको बोला जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, और इलास्टिसिटी किसको बोला जाता है, और डक्टिलिटी किसको बोला जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी किसको बोला जाता है, और प्लास्टिसिटी किसको बोला जाता है, हार्डनेस किसको बोला जाता है, मैनेबिलिटी किसको बोला जाता है, मशीनेबिलिटी किसको बोला जाता है, टफनेस किसको बोला जाता है, और टेनासिटी किसको बोला जाता है, स्टिफनेस किसको बोला जाता है, और स्ट्रेंथ किसको बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो हम लोग सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारी पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, एक तो इलास्टिसिटी है और एक है हमारे पास प्लास्टिसिटी। यानी दो चीजों को हम सबसे पहले इनको कंप्लीट करेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज है और हमारे आगे भी काम आने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको रफ कर देते हैं। अभी तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके मैं लिख रहा हूं कि इलास्टिसिटी नंबर 1 आ जाता है हमारे पास इलास्टिसिटी जनरली हम लोग बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास बॉडी होगी, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, हमने क्या किया उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया उसके अंदर क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया। यानी जब हमने डिफॉर्मेशन को आ गया है वो किसके माध्यम से आया है, फोर्स के माध्यम से आया है। जब हमने क्या किया उस बॉडी पे से फोर्स को हटा दिया, जैसे फोर्स को हटा दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई है, यानी ओरिजिनल शेप में आ गई है। ठीक है, ओरिजिनल शेप में आ गई है, इसी को बोला जाता है हम लोग इलास्टिसिटी। ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी इसकी, यानी इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, हम लोगों को रटना नहीं है, हम लोगों को चीजों पे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली इलास्टिसिटी ये हो गई है, लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए इलास्टिसिटी ये नहीं होती है। इलास्टिसिटी किस तरह होती है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो इलास्टिसिटी में जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक स्ट्रेस एंड और स्ट्रेन दोनों चीज जनरेट होती है, क्योंकि जब ये दोनों चीज एक साथ जनरेट होगी जब ये हमारे जो फॉर्म बनेगी वो मेटल की बनेगी इलास्टिसिटी फॉर्म। ठीक है, इसको इलास्टिसिटी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक साथ जनरेट होती है और डिफॉर्मेशन हो जाता है, और डिफॉर्मेशन जैसे हम लोग फोर्स को रिलीव करते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ठीक है गाइस, तो इसलिए हम लोग इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या होती है इलास्टिसिटी में, दोनों डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको पता है अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसको एक लॉ बोला जाता है जिसका नाम है हुक्स लॉ। ठीक है, उसका एक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है हुक्स लॉ। सीधा सीधा इशारा जाता है हमारे पास हुक्स लॉ के कि भाई हमारे पास जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही स्ट्रेन बढ़ती है, इसलिए इसको हुक्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, और हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे ले जाते हैं इसको। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, ये कहता है हमारे पास हुक्स लॉ। और हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका, सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान, और इसको स्ट्रेन को ई से स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर हम लोग इस सिग्मा को हटाएं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह है हमारे पास, प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर हम लोग इसको हटाएं तो हम लोग पाते हैं कि सिग्मा इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है स्मॉल ई। ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लाना जरूरी होता है, ठीक है। इसी कांस्टेंट को जो हमारे पास ई क्या आया, एक कांस्टेंट आ गया है, ठीक है। इसी कांस्टेंट को बोला जाता है हुक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको ही बोला जाएगा हुक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसी हुक्स कांस्टेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं मॉडुलस कांस्टेंट, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए मॉडुलस बोला जाता है। और ये मॉडुलस कुछ टाइप का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। दिस मॉडुलस 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स। वो टाइप्स क्या क्या है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ रहा हूं। तो हम लोग नंबर 1 बात करते हैं टाइप्स की। तो नंबर 1 आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको बोला जाता है यंग मॉडुलस, ठीक है। और अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आ जाती है बात हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको बोला जाता है शेयर मॉडुलस, ठीक है, शेयर मॉडुलस। नंबर 3 की बात करें अगर हम लोग तो नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास ब्लक मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मॉडुलस। जो कांस्टेंट होते हैं उसमें एक मॉडुलस होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के आ जाते हैं। अब इनका महत्व क्या है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हम लोग इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं और बात हमने यहाँ पे ले जाकर स्टॉप नहीं की है, अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग मॉडुलस, एक हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा है, स्टेप वाइज चढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको सीधा ऊपर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को लेके चलेंगे और एक दूसरे से जोड़ते हुए लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस पे। तो हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिया है, लेकिन हम जानते हैं या जानना चाहते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस किस तरह हमारा इलास्टिसिटी में आता है। दोस्तों, जब हम लोग कोई भी हमारे पास बॉडी है, हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, मानने के बाद इसके ऊपर हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स यानी हमने अप्लाई किया है कंप्रेसिव फोर्स, तो ये इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा या स्ट्रेन जनरेट होगी, उसमें उनके साथ साथ एक मॉडुलस भी जनरेट होगा, ठीक है। वो जनरेट होगा हमारे पास यंग मॉडुलस। क्या जनरेट होगा, यंग मॉडुलस, ठीक है गाइस। अगर किसी भी बॉडी पे हमने टेंसाइल फोर्स यानी कोई भी तनाव में फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाया, तो इस स्थिति में स्ट्रेस भी होगा, स्ट्रेन भी होगी, लेकिन एक उनके साथ साथ मॉडुलस भी जनरेट होगा। वो मॉडुलस होगा हमारे पास यंग
यंग मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस। मान लेने के बाद हमने एक अलग से बॉडी ली, दूसरी उस बॉडी पे हमने क्या किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया, कुछ नीचे से अप्लाई किया, कुछ ऊपर से अप्लाई किया। ठीक है, ये हमारे पास F फोर्स है, ये नीचे से F फोर्स है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ शेप इस तरह की बन जाती है। जब हम लोग शेयरिंग में फोर्स यूज करते हैं तो इस तरह की शेप हमारे पास सामने आ जाती है। ठीक है, एफ एफ। ठीक है, थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन को वापस लाते हैं, एफ एंड एफ। इसको यहां पे ले जाते हैं, एफ। ये किस में है, ये शेयरिंग में है। अगर हम लोग शेयरिंग में किसी भी बॉडी के ऊपर सॉरी अगर हम लोग शेयरिंग में किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ता है, और इसको बोला जाता है हम लोग, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन तो जनरेट होंगे, साथ ही इसके अंदर कुछ क्या होगा जनरेट, इसके अंदर जनरेट होगा शेयर मॉडुलस, इसलिए इसमें शेयर मॉडुलस बोला जाता है। इसका हम लोग यूज करते हैं शेयर मॉडुलस, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, इसलिए इसका नाम शेयर मॉडुलस है। यानी ब्लक मॉडुलस की अगर हम लोग बात करें तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं इसको, इसका नाम है ब्लक मॉडुलस। ठीक है, ब्लक मॉडुलस। अगर हम लोग ब्लक मॉडुलस की बात करें तो ब्लक मॉडुलस में कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, वो क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है, ये क्यूब ले लो। ठीक है, इस तरह की बॉडी है। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर तीनों दिशा में, यानी 3 डायमेंशन होती है हमारे पास, तीनों दिशा में कोई भी एक फोर्स काम करता है, ठीक है, और वो फोर्स क्या होता है, इक्वली होता है। ठीक है, इक्वली होता है तो उसको बोला जाता है ब्लक मॉडुलस। यानी किसी भी बॉडी में जब तीनों दिशाओं में समान बल लगेगा तो उसमें जनरेट होगा ब्लक मॉडुलस। और यह तब हो जाता है जब हम किसी बॉडी को पानी में डुबोकर रखते हैं तो उसमें समान दिशा में समान बल कार्य करता है, और वो कहलाता है हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर ब्लक मॉडुलस का सेम पार्ट आ जाता है। ठीक है, पास्कल लॉ में भी क्या होता है, किसी भी बॉडी को हम लोग किसी तरल पदार्थ में डुबाते हैं और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। इसी तरह ब्लक मॉडुलस में भी सेम पोजीशन है, तो इसकी और इसकी कंडीशन समान है, इसलिए ये सीधा सीधा इसकी ओर इशारा करती है। ठीक है, तो हमने तीनों मॉडुलस को जाना और इनके बारे में जाना कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज है। देखो, इलास्टिक सिटी एक ऐसी सिटी है, इलास्टिक सिटी एक हमारे पास ऐसा फंडामेंटल है कि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो शेयर फोर्स एंड स्ट्रेन, शेयर फोर्स या स्ट्रेन या मॉडुलस, कोई सा भी मॉडुलस होगा, ठीक है, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का फोर्स लगा रहे हैं, वो जनरेट होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं अभी। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके डायग्राम पे एक नजर डालते हैं। डायग्राम, अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम बनता है। यहाँ पे होता है हमारे पास स्ट्रेस और यहाँ पे होता है हमारे पास स्ट्रेन। ठीक है गाइस,
स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेस को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और यहाँ से एक सीधी लाइन आती है और ये हम लोगों को बताती है कि जितना स्ट्रेस है उतनी क्या हमारे पास स्ट्रेन है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डायग्राम। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें इलास्टिसिटी में, तो हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं स्टील एंड रबर। स्टील एंड रबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इलास्टिसिटी के। ठीक है, अगर हम लोग प्लास्टिसिटी की बात करें, थोड़ा सा अपोजिट है। अगर हम लोग प्लास्टिसिटी की बात करें, प्लास्टिसिटी में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर मतलब कि किसी भी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, उस फोर्स लगाने से उसमें डिफॉर्मेशन हो गया और वह ओरिजिनल शेप में ना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्लास्टिसिटी जो हमारी होती है उसमें अगर हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर किसी बॉडी का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्लास्टिसिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से यह बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी भी बढ़ेगी। अगर हम लोग इसकी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है इसका। जैसे ही हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस, यह आ जाता है हमारे पास स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो जाता है हमारे पास इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ के बाद इस तरह का कर्व आता है एक। ठीक है, इस तरह का कर्व आता है और इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। यानी हमारे पास ये होती है ए पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे होती है बी पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, किसमें, प्लास्टिसिटी में, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये पोजीशन है हमारे पास ए डैश, ये हो जाती है हमारे पास बी डैश। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास ए डबल डैश, यहाँ पे आ जाती है बी डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे बी से लेकर ए तक की ये बताती है हमारे पास कि कितनी इसके अंदर प्लास्टिसिटी है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी को हमने जान लिया। इसके एग्जांपल्स हम जानते हैं कि प्लास्टिसिटी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है गाइस, तो अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे वीडियो तो वीडियो लंबी होती जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट को जोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, कमेंट करते रहना और देखते रहना।